स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसके कोड सी के बारे में। दो कोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इससे पहले वाली दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो सी कोड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा वो। ऑलवेज ए फोर्स एंड टॉर्क, यानी उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ना इसी के जैसा क्वेश्चन कई बार ऐसे बनता है कि जो डायपोल है उसे अगर यूनिफॉर्म में रखें, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर भी कई बार ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नो फोर्स नहीं लगता क्योंकि दोनों साइडों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं, लेकिन टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नहीं होगा पर टॉर्क होगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस इज जीरो देन वी कैन इन्फर, यानी अगर एक सरफेस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर वो जीरो हो तो इससे हमें क्या पता चलेगा, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। कहाँ से आए ये गोज लॉ से आता है। गोज लॉ क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि उस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, जीरो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किरचॉफ फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक्चुअली में किरचॉफ फर्स्ट रूल है क्या कि एक जंक्शन के ऊपर, एक जंक्शन है, उस जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जाएगा। माना हमने करंट आ रहा है कितना, I1, और इस जंक्शन से जा कितना रहा है, I2 और I3। तो ये जो I1 करंट है डेट इज इक्वल टू I2 प्लस I3, साथ साथ रिवीजन होती रहेगी। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और कई बार बनता है कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, वो किसके ऊपर बेस है, बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड लॉ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो क्वेश्चन बने हुए वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में इसी टॉपिक पे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी एक मेटल वायर है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ, यानी क्यों बढ़ेगा ये कहने का मतलब है। तो रेजिस्टेंस हमारा होता है m बाई एन ई स्क्वेयर टाउ और L बाई ए। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन होता है उस कोलिजन में जल्दी, यानी वो कोलिजन बहुत ही जल्दी होगा, फास्ट होगा, और जो टाउ है यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तभी जो आर है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, बिकॉज आर इज इनवर्सली टू रिलैक्सेशन टाइम। तो यानी डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल डज नॉट डिपेंड, ये ध्यान रखेंगे, डज नॉट डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी करेगा, करंट पे भी करेगा, मटेरियल पे नहीं करता, क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना उसका फॉर्मूला है NIA, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है, करंट भी है और एरिया भी है। मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ कॉइल नहीं है, तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं, द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप है उसकी रिजोल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। इसके लिए पहले हमें रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर होती है D बाई 1.22 इंटू लैम्डा। यहाँ ये जो D है वो डायमीटर है,
डी इज डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना टेलीस्कोप का, उसका डायमीटर है। तो इसका मतलब रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब अगर डी बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर, डी अगर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो रिजोल्विंग पावर भी बढ़ेगी, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज डी, रिजोल्विंग पावर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। ठीक है, यानी जो लेंस है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 है। इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, इट बिकम इनविजिबल, इनविजिबल हो गया, बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है ना, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा या इनविजिबल हो गया, ऐसा तभी होगा जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब जो लिक्विड है, जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा 1.47, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि वो लेंस जो है वो इनविजिबल हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो 7 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नोट दिया हुआ है विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सरफेस। एक सरफेस M1 है और एक सरफेस क्या है M2 है। इज शोन इन फिगर, आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन क्या होगा, फाई नॉट एच न्यू नॉट, मतलब जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा वर्क फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा। देखो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले वाले की ये है न्यू 1 और ये इसकी न्यू 2 है, तो क्या है न्यू 2 ज्यादा है ना, इसका मतलब वर्क फंक्शन में किसका ज्यादा होगा, सेकंड सरफेस का ज्यादा होगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो M2 इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग, यानी डोपिंग बढ़ा दें, ठीक है ना, डोपिंग बढ़ा दें, यानी जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, तो उसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में जो डोपिंग कंसेंट्रेशन है, द डोपिंग कंसेंट्रेशन, जो डोपिंग कंसेंट्रेशन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डोपिंग कंसेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है डोपिंग इंक्रीज करिए। अब डोपिंग इंक्रीज करिए तो विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो 9th है उसका आंसर क्या होगा, ए होगा, डिक्रीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखना होता है, नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, जो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं 10th। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ये भी करेक्ट है। मोस्ट पार्ट ऑफ मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, बिल्कुल न्यूक्लियस में होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टिमेटेड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ना उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो 10th का ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या कहता है, 11th क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज ई ईच मूव इन सेम सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with a constant speed v. The magnetic moment associated with the motion of these electrons. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट इनटू एरिया। अब करंट क्या होगा, करंट होगा चार्ज बाय में टाइम। अब इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस यानी 2πr बाय में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा 2πr और डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो i कितना आएगा, e बाय में 2πr और ये v यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब ये हमारा करंट आ गया। अब इस करंट को हम यहाँ रखेंगे और जो एरिया है, सर्कुलर बात है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है I मीन्स e v डिवाइडेड बाय 2πr और इनटू में πr का स्क्वायर।
अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया E इंटू वी आर और डिवाइडेड बाई 2, हेंस बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 11th क्वेश्चन है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th है पास्टन सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइज इन। देखो पास्टन सीरीज कहाँ लाई करेगी, पास्टन सीरीज लाइन करती है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है ना। कहाँ लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाल्मर का भी ध्यान रखना, जो बाल्मर सीरीज है वो कहाँ होती है, विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। बाल्मर सीरीज कहाँ होगी, विजिबल में होती है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है, बाल्मर सीरीज विजिबल में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे बहुत बार करवाया होगा, मेडिकल टर्म में एक्सरे यानी जो रेज हैं वो यूज होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर एट 24 वोल्ट, यानी जो 24 वोल्ट है ना, ये हमें दिया गया VRMS। तो VRMS क्या है, 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट लाइट बल्ब। अब उसे पावर कितनी है, यानी 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट के बल्ब से लगाया गया है, ठीक है ना, 12 वाट के बल्ब से। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट पहले हम निकालेंगे IRMS बाय यूजिंग द फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS। तो यहां से हम निकालेंगे IRMS, तो IRMS क्या होगा, P यानी पावर, कितना पावर 12 है और डिवाइडेड बाय 24, तो ये डिवाइड होगा, कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो IRMS कितना आ गया 1/2 एम्पियर। अब इसने पूछा IRMS नहीं पूछा, पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछी है, तो पीक वैल्यू क्या होती है I0। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि IRMS इज इक्वल टू I0 और बाय में √2, तो यहां से I0 क्या आ जाएगा √2 इंटू IRMS। IRMS कितना है 1/2 है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/√2 एम्पियर, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा 14th का वो करेक्ट होगा 1/√2 एम्पियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये एजर्शन रीजन ये क्वेश्चन है, तो 15 देखते हैं पहले। तो 15 क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल। मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है बिल्कुल, क्योंकि मेटल के लिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। इसका रीजन क्या कह रहा है, द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिव चार्ज वेयर एज इन सेमीकंडक्टर दे आर पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल भी नहीं, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो नीचे वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, और ऊपर वाली जो है वो क्या है, ट्रू है। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या आ गया, सी आ जाएगा, ठीक है ना, सी आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है द इंडक्टेंस यानी कि L इंडक्टेंस कोयल आर मेड ऑफ कॉपर। जो इंडक्टेंस कोयल होती है ना वो कॉपर की बनाती है जनरली। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो उसमें जो इंड्यूस करंट होगा ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये इसका एक्चुअल रीज़न है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, जैसे माना ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ZE और यहाँ अल्फा पार्टिकल है यानी 2E, ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, मतलब अल्फा पार्टिकल है ना मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो ये जो R0 है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, साइज से, न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं जा पाएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिपल्शन डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल टू रीच, क्योंकि इस न्यूक्लियस का जो रिपल्शन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो अल्फा पार्टिकल को अपनी बाउंड्री से टच नहीं होने देगा। इसीलिए जो R0 है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, किससे, रेडियस से। इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस, कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंस है फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रो सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिनका जो मास है वो बहुत ही कम हो, ठीक है।
तो क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? h बाय में एम वी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन दिस लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एम। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मास क्या है? बहुत ही कम है, तो जो लैम्डा है वो सिग्निफिकेंस होगा, हेंस ये भी ट्रू है और ये भी क्या है? ट्रू है। तो इसका जो आंसर है वो इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डी यानी केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, हमें उसको रीड करना है और उसको रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर करना होगा। जैसे ये पैराग्राफ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पैराग्राफ है। क्या कहता है देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बिल्ड अप ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर चार्ज इकट्ठा हो जाए ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वी सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके एग्जांपल देगा आप कुछ। एवरी डे व्हेन आवर ड्राई एयर आर ड्रेस, यानी हम जब कंघा करते हैं या ड्राई एयर के ऊपर कोम्ब करते हैं ना, प्लास्टिक कोम्ब, उससे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। हेयर गेट चार्ज्ड। लाइटनिंग वो भी एक इसका एग्जांपल है। ठीक है, और एटम्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन से बने होते हैं एटम, बिल्कुल। प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, आउटसाइड होता है न्यूक्लियस के, यानी वो स्टैटिक चार्ज इज फॉर्म व्हेन द सरफेस आर रब अगेंस्ट ईच अदर। जब दो सरफेस को एक दूसरे से रब करेंगे ना, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो देखते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, पढ़ेंगे स्टेटमेंट। तो विच एटॉमिक पार्टिकल मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फॉर्म स्टैटिक चार्ज। अभी तो पढ़े, स्टैटिक चार्ज बनाने के लिए कौन सा पार्टिकल एक सरफेस से दूसरे पे जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी डेट फ्लो इन वन डायरेक्शन। नहीं, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी डेट कॉन्स्टेंटली चेंज डायरेक्शन, ये भी नहीं है। सी देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी डेट इज सेंट ओवर द एयर। नहीं, सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन ए चार्ज रोड इज ब्रोट नियर ए न्यूट्रल पेपर पीस देन द चार्ज रोड। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं एक रोड है जिसपे चार्ज है, उसे हम ले गए किसके पास? एक न्यूट्रल पेपर पीस के पास। तो क्या होगा? हमें ऐसा लगता है कि न्यूट्रल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अट्रैक्शन होगी। कारण ये चार्ज रोड है ना, ये चार्ज रोड इस पेपर पीस के ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगी अपोजिट पोलैरिटी का। ठीक है ना, चार्ज इंड्यूस करेगी अपोजिट पोलैरिटी का। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और उस पर अगर नेगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा। और अपोजिट पोलैरिटी का अगर चार्ज आएगा तो क्या होगा? फिर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट द पेपर पीस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एयर फिल्टर है, फोटोकॉपी मशीन है जो है, लेजर प्रिंटर है, सभी है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लाइट बल्ब नहीं है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक सॉकेट इन योर होम, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। योर पैंट स्टिकिंग टू योर लेग्स, ये बिल्कुल है, क्योंकि जब हम पैंट, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, योर पैंट स्टिकिंग टू योर लेग्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिक्शन के कारण, रबिंग के कारण क्या इंड्यूस हो जाएगा? चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर से है, कहते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन प्योर फॉर्म आर इंट्रिंसिक, यानी प्योर फॉर्म में उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इन सच सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। द एनर्जी गैप इज लार्जर फॉर सिलिकॉन देन फॉर जर्मेनियम, मतलब जर्मेनियम थोड़ा बेस्ट कंडक्टर है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन इतना एबल नहीं होगा कि वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन में चला जाए, इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इट इज द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से किसमें चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में।
व्हेन ए स्मॉल अमाउंट से ए फ्यू पार्ट पर मिलियन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, यानी जब इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया जाएगा एक प्योर सेमीकंडक्टर में तो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। जिसमें फर्स्ट है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, दोनों क्या होंगे, बराबर, तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो ये पीछे भी था क्वेश्चन, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, कंडक्टर के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट इज विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मीनियम ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप के लिए कैसी इंप्योरिटी होनी चाहिए, ट्राईवेलेंट। कैसी होनी चाहिए, ट्राईवेलेंट। ठीक है ना, कैन नॉट है, ये ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन है वो क्या है, कैन नॉट। तो इनमें से हम वो ढूंढेंगे जो पेंटावेलेंट होगा। पेंटावेलेंट कौन है, फास्फोरस है। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप, देखो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप, हमें ऐसा लगता है कि एन टाइप है तो नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है व्हाट इज डोपिंग। देखो डोपिंग के अभी ऊपर इस पैराग्राफ में डेफिनेशन भी थी कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर, टू प्योर सेमीकंडक्टर, ताकि कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। तो ये हमारा आज का पेपर था। नेक्स्ट जो डी कोड पेंडिंग है वो भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।